अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। क्लास, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था? क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था? मैम मेरा आपसे क्वेश्चन था। जी जी। मैम स्लाइड नंबर 15 पे ना एक लाइन लिखी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई? मैम स्लाइड नंबर 15 है, फ्लेयर जी की जी, स्लाइड है। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्लाइड नंबर 15 ही है। तो इसमें आपको कौन सी लाइन समझ नहीं आई? मैम
मेरे पास ना स्क्रीन लेट शो होगी शायद, मेरा नेट नहीं ठीक आ रहा मौसम की वजह से। एक स्लाइड थी कि लाइन थी कि पॉजिटिव सिग्नल्स जो होते हैं वो नेगेटिव शो होते हैं, कुछ इस तरह की लाइन थी लास्ट वाली जो थी, थर्ड जी पॉइंट था। जी बिल्कुल, लेकिन आपके पास स्क्रीन शो नहीं होगी तो आपको कैसे समझ आएगी? मैम मैं अपने पास खोल लेती हूँ लेक्चर, हो गई है शो। ठीक है, इसमें हमारे पास है, पहली तो बात यह है कि हमने ये कहा कि हमारे पास जब इन्वेरिएंट रिकवरी सीक्वेंसेस हैं, तो इन्वेरिएंट रिकवरी सीक्वेंसेस में हमारे पास दो जो मेन सिग्नल्स टाइप्स हैं, वो एक है स्टर और एक है फ्लेयर। हमने जो फ्लेयर है उसमें फ्लूइड का सिग्नल जो है वो नल करना है, और जो हमारे पास स्टर है उसमें हमने फैट का सिग्नल जो है अच्छा। वो नल करना है। ठीक है, तो अगर हम उसका इन कंट्रास्ट टू रियल टाइम रियल इमेज reconstruction, negative signals are recorded as positive signals of the same strength so that null tissues remain dark and all other tissues have bright signal intensities। तो मेरा बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने जो बात की कि हमारे पास जो हमारे पास जो फ्लूइड के सिग्नल्स थे उनको हमने नल कर दिया, तो वो क्या हो गए, हमारे पास डार्क अपीयर होने लग गए, और उसके अलावा जो सिग्नल्स थे, जो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज के सिग्नल्स थे, जो ग्रे मैटर के सिग्नल्स थे, जो वाइट मैटर के सिग्नल्स थे, वो हमारे पास क्या हो गए, हायर इंटेंसिटी के सिग्नल्स हमारे पास ब्राइट अपीयर हो गए। लेकिन हमने जो है वो जो जिन सिग्नल्स को, जिन एरियाज को हमने नल कर दिया था, वो हमारे पास डार्कर अपीयर हुए। आगे ये मैम ये समझ? बात मैम ये बात क्लियर थी मुझे, जो उन्होंने लिखा हुआ है ना नेगेटिव सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव सिग्नल्स, तो नेगेटिव इसका क्या सिग्नल, मतलब है? नेगेटिव सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव सिग्नल्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारे पास नेगेटिव, आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज हो रही हैं? यस मैम। तो इसमें बेटा कंफ्यूज होने की तो कोई भी बात नहीं है। जो हमारे पास नेगेटिव सिग्नल्स, इनमें बेसिकली हम जो कह रहे हैं, हमारे पास हमें पॉजिटिव सिग्नल कौन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लेयर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मैम हमने फ्लूइड को नलीफाई कर देना ताकि वो डार्क शो हो, लेकिन वो कह रहे हैं नेगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव शो करवाएंगे, फिर तो हम्म, मतलब हमारे पास ग्रे मैटर के लिए वो कह रहे हैं। बेटा मेरी मुझे बात मुझे तो सुन, समझ नहीं, नहीं आई। आपको समझ नहीं है, हम दोबारा इसको जो है वो करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो बेसिक जो हमारा एम है, हमने फ्लूइड के सिग्नल को नल करना है, और बाकी जितने भी हमारे पास सिग्नल्स हैं उनको हमने ब्राइटर इंटेंसिटीज के साथ देखना। तो हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल कौन से हो गए, खुद अपने माइंड में सोचे ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे ना। मैम हमने फ्लूइड को तो नलीफाई कर दिया ना, तो बाकी जो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर से सिग्नल्स आ रहे हैं वो तो वाले वो पॉजिटिव हुए। हमारे पास जो, अगर हम इसको दोबारा से देखें, नेगेटिव सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव सिग्नल्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। हमारे पास जो नेगेटिव सिग्नल्स थे, जो हमारे पास T2 वेटेड इमेज में जो ब्राइटर अपीयर नहीं हो रहे थे, उनको हमने पॉजिटिव किया। किसकी हेल्प से पॉजिटिव किया? जब हमने CSF का, या जो हमारे पास फ्लूइड का सिग्नल था, हमने उसको नल करके हमारे पास जो बाकी हमारे पास नेगेटिव सिग्नल्स थे वो हमारे पास ब्राइटर इंटेंसिटी के साथ अपीयर हुए, तो उनको हमने कहा नेगेटिव सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव सिग्नल्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जब हमारे पास वो नेगेटिव सिग्नल्स पॉजिटिव सिग्नल्स के साथ अपीयर हुए, तो हमारे पास जो CSF था, या हमारे पास जो फ्लूइड था, वो ब्लैक अपीयर हो गया, और हमारे पास जो बाकी सारे सिग्नल्स थे, बाकी इंटेंसिटीज के सिग्नल्स, बाकी टिश्यूज के सिग्नल, वो हमारे पास पॉजिटिव या हाई स्ट्रेंथ के साथ अपीयर हुए। अब हो गई ये बात ओके क्लियर? मैम। यस मैम क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मैंने लेक्चर नंबर 3 से पूछना है, वो वो आप। एंड वो एंड पे हम करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? आप लोगों में से कुछ बच्चों को मैंने टास्क दिए हुए थे, आप लोगों ने कंप्लीट किए? किस किस बच्चे को टास्क मिला हुआ था? मासूमा प्रेजेंट है? मासूमा, सजाद, बिस्मा। यस मैम। जी बेटा, आपका कोई टास्क था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको असाइन किया था। मैम आपने कहा था कि फिजिक्स को किस तरह हम फन और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
बिल्कुल। तो क्या आपने क्या जो है वो पॉइंट्स बनाए? मैम अगर इमेजेस हम लोग ज्यादा ऐड करें, आप मतलब इमेजेस ज्यादा ऐड करें और थोड़ी सी वीडियोस पे अगर शो करें तो उससे ज्यादा अच्छे से आई गेस एक्सप्लेन हो सकता है। वीडियोस तो हम कर लेंगे, वीडियोस के तो मैं आप लोगों को लिंक्स भी ऐड कर दूंगी। लेकिन जहाँ तक बात आई इमेजेस की, तो इमेजेस तो जब हम रीजनल एमआरआई की तरफ जाएंगे तो उसमें ही मैक्सिमम ऐड हो सकती हैं। अगर लाइक अगर हम फिज़िक्स में मतलब आप जो है वो रीजनल इमेजिंग की बात कर रही हैं या फिजिक्स से रिलेटेड इमेजिंग की बात कर रही हैं? मैम नॉर्मल कंसेप्चुअल इमेजेस जो होती हैं, और सेकेंडली क्लास में जब ये बात डिस्कस हुई थी तो बच्चे कहते हैं अगर पीडीएफ जो ये स्लाइड्स बन रही हैं, आप लेक्चर ज्यादा कर लें, मतलब क्वांटिटी ज्यादा कर लें, लेकिन पीडीएफ अगर छोटी छोटी कर लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लेक्चर्स की स्लाइड देखकर ही वो करते हैं कि वो बहुत ज्यादा है ये। बेटा हम तो पढ़ते अगर तो आपने मतलब वो फॉर कम एग्जांपल अगर स्लाइड्स में टोटल पढ़ते 10 हैं। लेक्चर पीडीएफ्स हैं तो आप वो 20 कर लें, मतलब फाइल्स की क्वांटिटी ज्यादा कर लें लेकिन स्लाइड्स कम कर दें। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है एक्चुअली हमें जो कहा जाता है जो हमें जो डायरेक्शंस आती हैं उनमें हमें ये कहा जाता है कि आपका लेक्चर्स 60 to 70 स्लाइड्स पे कंसिस्ट होना चाहिए एक लेक्चर, ठीक है। फिर जब ऑब्वियसली हमने लेक्चर्स फॉरवर्ड करने होते हैं, जब डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करने होते हैं तो उसमें फिर यही कहा जाता है कि टीचर्स जो है वो फोकस नहीं कर रहे या टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। तो हम तो वही उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन खैर मैं डॉक्टर उस्मा से बात कर लूँगी कि इस तरह से जो है वो हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बच्चों की जो रिक्वायरमेंट हमने उस पर भी उसको भी लेके चलना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हमारे पास ये लेक्चर जो था मैंने 54 उसका था स्लाइड्स का था, तो हमने इसका हाफ पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट आज इसका अदर हाफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी तो साथ सोचा करेंगे अगर आपको बुक से पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे फिर? बुक आप लोगों ने देखी थी जो मैंने आप लोगों को आप लोगों के लिए एलएमएस पे अटैच की थी? यस मैम। वो ज़्यादा बेटर है हम बुक बुक को कर लें फॉलो। क्योंकि उसमें जहाँ पे इमेजेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे उस पर मटीरियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर हम मैक्सिमम इमेजेस को ऐड करें, वीडियोस को ऐड करें। जितनी भी एमआर की हमारे पास वीडियोस आती हैं, मेरे पास भी जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो 1.5-2 घंटे के हैं। मैं इसलिए उनको नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं उनको एलएमएस पे भी अटैच कर दूंगी और लेक्चर में भी उनका लिंक ऐड कर दिया करूँगी। बिस्मा को क्या टास्क था? हिना एजाज को क्या टास्क मिला हुआ था? चलें, जब ये बच्चे आ जाए तो रिस्पॉन्ड कर दें। हम अच्छा, प्रीवियस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई या कौन सा बच्चा उसको समराइज करेगा इन शॉर्ट टर्म्स? तो फिर हम आज का जो आज के लेक्चर की तरफ मूव करें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग सीक्वेंसेस हम करके इंशाल्लाह तो हम नेक्स्ट रीजनल इमेजिंग की तरफ मूव करेंगे। फिर जो भी रिमेनिंग फिजिक्स होगी हम एंड पे कर लेंगे, ठीक है। इस बात से एग्री हैं कि हम पहले फिजिक्स कंप्लीट कर लें फिर रीजनल इमेजिंग की तरफ जाएं? नो मैम, रीजनल स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स के कंप्लीट बाद में कर लेंगे साथ साथ। रीजनल स्टार्ट कर लें? यस मैम, फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा ज़्यादा। इंशाल्लाह जो जो हमारे पास मेन सीक्वेंसेस हैं फिर हमारे आज के लेक्चर में वो कवर हो गए। आज इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएंगे। फिर जो रिमेनिंग सीक्वेंसेस हैं जब हम लोग पढ़ लेंगे, रीजनल इमेजिंग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम उनको भी देख लेंगे। उसके बाद एमआर एंजियोग्राफी,
MR वीनोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी जो है वो उसके साथ ही देखेंगे। तो नेक्स्ट आई विल ट्राई कि हमारा जो लेक्चर हो वो MRI ब्रेन पे हो। इसमें हमारे पास, अच्छा इसको कौन लेक्चर को समराइज़ करेगा? मासूम आप करें लेक्चर को समराइज़, जो प्रीवियस लेक्चर था सीक्वेंसेस को समराइज़ करें। मासूमा आपको आवाज़ आ रही है? अब्दुल हनान हाशमी, मारिया कमर, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। जी बेटा, आप करेंगे लेक्चर समराइज़? कशिफ जाहिद, यस मैम। जी बेटा आप करें। मैम मैम लास्ट टाइम आपने एमआरआई इमेजिंग के बारे में बताया था कि हम लोगों के पास कौन कौन सी टाइप होती हैं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो था वो कौन सी T1 के ऊपर और T2 के ऊपर हमें डार्क या फिर ब्राइट चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि T2 के ऊपर और T1 के ऊपर T2 के ऊपर हम लोगों के पास कौन सी डार्क और ब्राइट चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। और मैम आपने इनवेरिएंट रिकवरी सीक्वेंसेस के बारे में जो था वो बताया था कि कैसे हम लोगों ने जो है ना टिश्यूज़ के सिग्नल्स को जो है वो सेलेक्टिवली कैसे उनको जो है वो नल करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रीट के बारे में पढ़ा था, फ्लेयर के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रीट के अंदर हम लोगों ने फैट को किस तरह से नल करना है और मतलब उसके सिग्नल्स को किस तरह से नल करना है, और जो फ्लेयर है उसके अंदर फ्लूइड के सिग्नल्स को किस तरह से नल करना है। तो मैम ये चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। ज़रवा आप बेटा बताएं, हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेज में क्या पढ़ा था? मैम हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन वेटेड इमेज होती है वो बेसिकली एक एंडोजीनियस टाइप ऑफ कंट्रास्ट होता है, जिसमें जो इस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि जो बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर जो प्रोटोन है वो किस तरह जो है उनकी स्पिनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें ये था कि जो स्टेशनरी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सिग्नल होता है वो पेयर्ड हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन होती है उससे अफेक्ट नहीं हो रहा होता, और जो अनस्टेशनरी होते हैं मॉलिक्यूल्स वो जो है फर्स्ट पल्स के बाद फेज में हो जाते हैं, फेज आ जाते हैं उन पे, और उसके बाद सेकंड के बाद वो रीफेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी एरिया में हमारी बॉडी में जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है वहाँ पे अनस्टेशनरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी वजह से वहाँ का जो हमारे पास जो एरिया है वो हम लोगों को ज़्यादा ब्राइटर नजर आता है। तो हम लोग डिफ्यूजन वेटेड इमेज के साथ एडिमा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब एडिमा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफ्यूजन वेरी वेटेड गुड इमेज। बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा बेटा, हमारा जो आज का स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। जैसे हमने बेटा मैं आपको दोबारा से ये इमेज शो करती हूँ। इसमें जैसे T1 रिलेटेड था T2 वेटेड से, इसी तरह फ्लेयर स्टर के साथ जो है वो हमने उसका कंपैरिजन करके पढ़ा। हम डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट के साथ जो है वो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर आप डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में वाइट मैटर हमारे पास जो है वो उसका लो सिग्नल है, ठीक है। ग्रे मैटर का इंटरमीडिएट सिग्नल है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में हमारे पास CSF का लो सिग्नल था, और हमारे पास अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट में हमारे पास CSF का हाई सिग्नल होगा, तो ये ब्राइटर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। हमने जब हमने अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट हमने पढ़ना है सीक्वेंस, तो हमने माइंड में डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग को माइंड में रखना है, ठीक है, और हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है। ADC का DWI के साथ हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। हमें अगर हम इसको देखें, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिफ्यूजन। बेसिकली अपरेंट डिफ्यूजन, जैसे हमारे पास दो चीज़ें थी ना फ्लेयर और स्टर में, एक में हमने फ्लूइड का जो है उसका सिग्नल नल करना था, और एक में हमने जो है वो फैट का सिग्नल नल करना था। तो बेसिकली डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग और अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी इंटर रिलेटेड है आपस में। इसमें भी बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द डिफ्यूजन हो रही होती है, लेकिन कैलकुलेटेड बाय एक्वायरिंग 2 और मोर इमेजेस विद द डिफरेंट ग्रेडियंट ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड। लेकिन हम इसमें एक या दो से ज़्यादा इमेजेस भी लेते हैं डिफरेंट ग्रेडियंट ड्यूरेशन के साथ। जैसे हमने टाइम टू एको और टाइम टू रेपिटेशन हमने चेंज किया था T1 में और T2 में,
याद है आप लोगों को हमने ये कहा था कि हमने जो है वो T1 में अगर हमारे पास शॉर्टर TE और TR है तो T2 में हमारे पास लॉन्गर TR और TE होगा, याद है? यस मैम, यस इसी मैम। तरह हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो ग्रेडियंट की ड्यूरेशन है, जो एम्पलीट्यूड है, उसको हमने चेंज कर देना है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे जो बात की कि हमारे पास CSF जो है उसका DWI में लो सिग्नल होगा और ADC में हाई सिग्नल होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास T1 या T2 के उसमें था, यहाँ पे भी हमारे पास T1 में लो सिग्नल था और T2 में हाई सिग्नल था। तो बेसिकली उन्हीं का ही कंपैरिजन हमारे पास चल रहा है DWI में और ADC में। तो इसमें आपने यही करना है कि अपने माइंड में ये चीज़ याद रखनी है, मेमोराइज करनी है। To differentiate T2 shine through effects are artifacts from real ischemic lesions. Basically हमने real ischemic lesions जो है हमारे पास जैसे हमने बात की कि हमारे पास स्ट्रोक की इमेजिंग में हम प्रेफर करते हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग को। तो इस्कीमिक लीजन्स जो हैं उनमें हम करेंगे अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट, उसमें उनकी ग्रेडियंट्स की ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। द लोअर ADC मेजरमेंट सीन विद अर्ली इस्कीमिया। An ADC map shows parametric images containing the apparent diffusion coefficients of diffusion weighted images, also called diffusion map. The ADC may be useful for estimating the lesion age. ADC जो बेसिकली यूज हो रहा है लीजन की एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज हो रहा होता है एंड डिस्टिंग्विशिंग एक्यूट फ्रॉम सब एक्यूट डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग लीजन्स। तो हमारे पास जो लीजन है बेसिकली या इस्कीमिक लीजन्स हैं या सब एक्यूट डिफ्यूजन वेटेड इमेज पे जो लीजन्स है, तो हमने उनकी लीजन की एज को एस्टिमेट करने के लिए ADC को यूज़ करना है, उसके ग्रेडियंट्स के फील्ड्स को चेंज करना है, एम्पलीट्यूड को चेंज करना है। देखो एक्यूट इस्कीमिक लीजन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाइपर एक्यूट लीजन्स, लो ADC and diffusion weighted imaging positive and sub acute lesions normalized ADC। तो हमारे पास अगर हम लीजन को डिवाइड करें हाइपर एक्यूट लीजन में और सब एक्यूट लीजन में, तो हमारे पास जो हाइपर एक्यूट लीजन में लो अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा और पॉजिटिव डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होगी, और हमारे पास अगर सब एक्यूट लीजन है तो नॉर्मलाइज्ड अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा। क्रॉनिक लीजन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्यूट लीजन्स बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ ADC एंड डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं क्रॉनिक लीजन्स को फ्रॉम एक्यूट लीजन्स by the normalization of ADC and DWI. A tumor would exhibit more restricted apparent diffusion compared with a cyst, ठीक है। हमारे पास ट्यूमर में और ट्यूमर का और आपको सिस्ट का डिफरेंशिएशन पता होगी कि ट्यूमर हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यूज है एज कम्पेयर टू सिस्ट, because intact cellular membranes in a tumor would hinder the free movement of the water molecules. तो हमारे पास जो ट्यूमर है उसकी रिस्ट्रिक्टेड ADC वैल्यूज होंगी एज कम्पेयर टू द सिस्ट। नॉन इस्कीमिक काजेस फॉर डिक्रीज अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिक्रीज्ड हमारे पास जो ADC वैल्यूज हैं वो एब्सेस के केस में होंगी, लिम्फोमा ट्यूमर्स, मल्टीपल सिलरोसिस, CS एंड मेटाबॉलिक कैन्वेंस। इसका अगर हम जो है वो इमेजेस का कंपैरिजन करें तो इसमें हमारे पास दो इमेजेस का हमारे पास डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग और हमारे पास अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट का हमारे पास जो है वो कंपैरिजन है। अगर हम डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का कंपैरिजन करें तो आपको एक इमेज में जो है वो CSF जो है वो ब्लैक अपीयर हो रहा है। तो हमने क्या कहा था कि डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में हमारे पास CSF का सिग्नल क्या था? मैम लो था, लो लो था। सिग्नल था मैम। तो लो सिग्नल क्या हो रहा है? हमारे पास डार्क अपीयर हो रहा है। डार्क अपीयर हो रहा है, यस मैम। तो हमारे पास अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट में क्या हुआ? ब्राइट अपीयर हो रहा है, हाई सिग्नल है ना CSF का। यस ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास लीजन नज़र आ रहा है, फ्रंटल लोब में जो हमारे पास लीजन नज़र आ रहा है, उसका हमने किससे कंपैरिजन करना है? ADC से कंपैरिजन करना है।
और हमने लियन की बेसिकली लियन की एज को एस्टिमेट करने के लिए हम डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग का अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बात हो गई है क्लियर? यस मैम। कि हमने क्या करना है, हमने अब दोबारा से मैं बता देती हूँ, हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में और अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट में कंपैरिजन करना है बेसिकली इस्कीमिक लियंस जो हैं उनकी एज को एस्टिमेट करने के लिए। बात हो गई है क्लियर? जी मैम। यस मैम। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ एक्यूट स्ट्रोक ऑन डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, कि अगर हमारे पास एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है तो हम उसकी कैसे इवेल्युएशन करेंगे। द डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग एंड अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट मैप्स शो चेंजेस इन इस्कीमिक ब्रेन विद इन मिनट्स टू फ्यू आवर्स। तो हमारे पास विद इन मिनट्स टू फ्यू आवर्स के अंदर ही दोनों सीक्वेंसेस में चेंजेस शो हो जाती हैं। द सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ एक्यूट स्ट्रोक on diffusion weighted images increasing during the first week after symptom and onset। हमारे पास जो सिग्नल इंटेंसिटी है एक्यूट स्ट्रोक में वो इंक्रीज होती है फर्स्ट वीक में ऑन डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस एंड डिक्रीज देर आफ्टर, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बेटा यहाँ देखें तो हम इसका ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ये ब्राइट अपीयर होगा और उसके बाद लेटर ऑन ये क्या हो जाएगा, डार्कर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम उसको कैसे कंपेयर करके देखते हैं। But signal remains hyper intense for a long period up to 72 days in the study by Losberg et al। ये उस स्टडी का जो है वो रेफरेंस है कि इस बंदे ने ये रिसर्च की और उसमें बताया कि हमारे पास जो सिग्नल है वो हाइपर इंटेंस ही रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। The ADC values declines rapidly after the onset of ischemia and subsequently increase from dark to bright 7 to 10 days later। लेकिन हमारे पास जो ADC वैल्यूज है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इस्कीमिया। This property may be used to differentiate the lesion older than 10 days from more acute ones। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो 10 दिन के बाद के लीजन है हम उनको कंपेयर करते हैं पहले दिन के लीजन से या पहले हफ्ते के लीजन से, हम उनको कंपेयर करते हैं उस लीजन की एज के एस्टिमेशन के बाद ही जो न्यूरो सर्जन होता है उसने डिसीजन लेना होता है कि पेशेंट की कौन सी थेरेपी को हमने कंटिन्यू करना है या सर्जरी की तरफ जाना है। ठीक है, और उसके सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करना है। Chronic infarcts are characterized by elevated diffusion and appear hypo, iso or hyperintense on diffusion weighted images and hyperintense on ADC maps। तो हमारे पास जो chronic infarcts हैं वो characterization उनकी हम करते हैं elevated diffusion rate से हमारे पास hypo, iso या hyperintense appear होंगे chronic infarcts। लेकिन हमारे पास ADC maps पे जो chronic infarcts हैं वो hyperintense या bright show हो रहे होंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई है बच्चों? आगे चले। यस मैम। मैम WTI ADC मैप्स को एक दफा फिर से बता देंगे? हम उसी का कंपैरिजन पढ़ने लगे। ओके मैम। हम इन दोनों जो हम इमेजेस को अगर कंपेयर करें, पेशेंट विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ राइट साइडेड वीकनेस। ठीक है, अगर पेशेंट को राइट साइडेड वीकनेस है, T2 weighted MR image shows absent flow voids in left insular region without any appreciable signal changes in the cortex। Diffusion weighted images clearly demonstrate the acute infarction in left MCA territory। ठीक है, middle cerebral artery territory। मेरा बेटा ये हम लोगों ने T2 weighted image की कंपैरिजन किया है डिफ्यूजन weighted image से। तो हमने क्या कहा कि एक्यूट स्ट्रोक के केस में हमारे पास जो एक्यूट इन्फॉक्शन था उसने कोई भी जो है वो हमें अपेरेंट जो है वो चेंजेस नहीं दिखाई T2 वेटिंग इमेज पे। लेकिन जब हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेज जो है उसमें सीक्वेंस अप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन आ गई लेफ्ट MCA टेरिटरी के एरिया में। समझ आई है? T2 का डिफ्यूजन वेटेड इमेज का कंपैरिजन समझ आया? मैम एक बार रिपीट करें प्लीज। बेटा क्या नहीं समझ आया आपको? तला आप बताएं जरा मुझे। मैम ये कंपैरिजन आप किस तरह कर रहे हैं, आप ये बताएं प्लीज। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं T1 का T2 से। ठीक है, जब हमने फ्लेयर और स्टर की बात की वहाँ पे भी हमने T2 का जिक्र किया। जब हम डिफ्यूजन वेटेड और अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट में आ रहे हैं तो हमने सारे कंपैरिजन्स को साथ लेके चलना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो
किस सीक्वेंस पे किस तरह से अपीयर हो रही है। इस कंपैरिजन में आपको क्या चीज ठीक है। समझ में नहीं आई? आप वो मैम जो पॉइंट लीजन बताएं। आपने बताया, मैम हाँ। जो लीजन आपने बताया कि T1 में एक जैसा नजर आया, T2 में दूसरा। मेरा बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि जब हमने सबसे पहली बात ये की कि कौन सी डिजीजेस के लिए हम कौन से सीक्वेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। जी मैम। जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया तो हम उनका कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हम उनके कंपैरिजन में ये चीज़ माइंड में रखेंगे ना कि हम जिस चीज़ के लिए ये सीक्वेंस कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस उस सीक्वेंस पे क्या है और जो हमारे पास बेसिक सीक्वेंसेस हैं उन पे उनकी अपीयरेंस क्या है, ये हम कंपैरिजन करेंगे ना कि नहीं? जी मैम। मैम वो तो जाहिर है कि T1 पे एक जैसा नजर आता है, T2 पे दूसरे जैसा, लेकिन हमें क्रिटिकली का और एक्यूट का इन चीजों का पता कैसे चलता है? मैंने अगर ये ऊपर जो सारा पढ़ा है ये सिर्फ क्या बताया मैंने आप लोगों को कि हमने हमारे पास फर्स्ट वीक में क्या अपीयरेंस है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम जो है वो हम एक्यूट स्ट्रोक पढ़ रहे हैं ऑन डिफ्यूज इन्वेटेड इमेजेस, तो हम एक्यूट स्ट्रोक पर T1 पे तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। हमने तो उसी बीमारी को डिस्कस करना है जिसके लिए वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ऐसे ही है। अब डिफ्यूज इन्वेटेड या एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो स्पेसिफिक है वो स्ट्रोक के लिए है या इस्कीमिक लीजन्स के लिए हैं। तो हमने तो यही देखना है ना कि पहले हफ्ते में उनकी क्या अपीयरेंस थी और जो है वो 10 दिन के बाद उनकी क्या अपीयरेंस थी। हमने यहाँ पे जो अगर आप लेक्चर को गौर से सुन नहीं रहे, अगर आप इसको सुन रहे होते तो आपको अंदाज़ा होता कि यहाँ पे जो मैंने ऊपर सारी ये एक्सप्लेनेशन की है जिसमें मैंने यही कहा है कि हमने लियन की एज को डिफाइन करना है। लियन की एज डिफाइन करने के बाद ही जो है वो कंसल्टेंट ने डिसीजन लेना होता है कि पेशेंट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इस स्लाइड में मैंने क्या ठीक है। एक्सप्लेन किया है, आप बताएं मैंने क्या एक्सप्लेन मैम किया था? वही T1 और ये DWI, वही ये मेरा कंफ्यूज हो रहा था कि ये दोनों एक ही चीज है और फिर हम इसको अलग अलग क्यों कैसे एक हो डिस्कस कर सकते रहे हैं? हैं? अगर हम एक ही चीज होती तो हम सिटी की तरह बस बात खत्म करके आगे जो है वो ना चले जाते। स्टार्ट से ही हाँ मैम हमारी ये अभी। बात आ रही है कि हर एक सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक है फॉर सम डिजीजेस, फॉर सम लीजन्स, फॉर सम डिसऑर्डर्स। हर एक सीक्वेंस पे हमें हर एक बीमारी नहीं मिल जाती। यही कंफ्यूजन था मैम, अभी मैं समझ गया, ये अलग लास्ट चीज है। लेक्चर में आप प्रेजेंट क्यों नहीं थे? मैम वो अपने अम्मी को पेप्सी के लिए गया था, लेके गया था। आपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनी थी? नहीं सुनी है मैम। तो बस फिर आप जो है वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुने। जब भी मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि जब भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आया करें प्रीवियस लेक्चर अपना क्लियर करके आया करें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हुआ करे। ठीक है मैम, बाकी वो क्विज था बाकी इसी क्लास वजह से। बाकी क्लास में से किसी को कोई चीज समझ ना आई हो मूव करें या किसी का कोई और क्वेश्चन है? यस मैम, मूव करें। Patient with acute onset of left-sided weakness with non-specific small vessel ischemic changes. Flare image demonstrate multiple white matter lesions in which acute and chronic lesions cannot be differentiated. On diffusion weighted image clearly demonstrate the acute infarction in right corona radiata. तो हमने जो है यहाँ पे ये हमारे पास फ्लेयर इमेज है, ये हमारे पास डिफ्यूजन वेटेड इमेज है। तो इसमें हमने कंपेयर किया दोनों इमेजेस को, तो हमारे पास जो स्मॉल वेजल्स के अंदर इनसाइड जो हाइपर इंटेंस लीजन्स नज़र आ रहे हैं और डिफ्यूजन वेटेड पे नहीं अच्छे नज़र आ रहे हैं लेकिन फ्लेयर पे अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डिफ्यूजन वेटेड इमेज पे जो राइट कोरोना रेडिएटा में जो आपको इन्फॉक्शन नज़र आ रहा है वो आपको फ्लेयर इमेज पे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा जो है वो फ्लेयर, स्टर, एडीसी, डीडब्ल्यूआई 4 सीक्वेंसेस हमारे यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए। अब यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो आप पूछ लें, नहीं तो हम जीआरई की तरफ चलें। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम। नो मैम। ग्रेडियंट रिकॉर्ड echo, ठीक है, GRE stands for gradient recalled echo. In a GRE sequence an RF pulse is applied that partially flips the net magnetization vector into transverse plane. हमारे पास आप लोग ने माइंड में ये चीज़ याद रखनी है
कि ग्रेडियंट रिकॉल्ड एको में हमने सिर्फ एक बार आरएफ पल्स को अप्लाई करना होता है, ठीक है। उस आरएफ पल्स को अप्लाई करने के बाद हमने ग्रेडियंट्स को यूज़ करना है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जब हमारे पास अचीव हो जाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन जब हमारे पास अचीव हो जाता है तो दोबारा उसकी फेजिंग और डी फेजिंग जो है वो हम ग्रेडियंट्स के थ्रू करते हैं, ना कि आरएफ पल्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि बाकी सीक्वेंसेस में अगर हम आपको याद हो तो हमने जैसे इन्वेरिएंट रिकवरी सीक्वेंसेस में कहा था हम 180 डिग्री पल्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री फॉलोड बाय देन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। याद है आप लोगों को फेजिंग और डी फेजिंग के लिए? जी मैम। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक आरएफ पल्स अप्लाई करनी है ग्रेडियंट रिकॉल्ड एको में, और उसके बाद आरएफ पल्स अप्लाई करने के बाद जब हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को ट्रांसवर्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हैं फॉर फेजिंग एंड डी फेजिंग। ग्रेडियंट्स एज अपोज टू आरएफ पल्सेस आर यूज्ड टू डी फेज नेगेटिव ग्रेडियंट्स एंड रीफेज पॉजिटिव ग्रेडियंट्स ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद जो हमने प्रोटॉन्स की मूवमेंट्स को इन फेज या आउट ऑफ फेज करवाना है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट करवाएंगे, बिकॉज ग्रेडियंट डू नॉट रीफोकस फील्ड इन होमोजेनिटीज। GRE sequences with long TEs and are T2 weighted because of magnetic susceptibility rather than T2 weighted like spin echo sequences। तो बेटा आपको मैंने स्पिन इको सीक्वेंसेस और ग्रेडियंट इको का डिफरेंस भी बताया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने उसमें ये कहा था कि स्पिन इको सीक्वेंसेस में हम मल्टीपल आरएफ पल्सेस को यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रेडियंट रिकॉल्ड एकोस में हम सिर्फ ग्रेडियंट्स विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट्स जो है वो हम प्रोटॉन्स की फेजिंग और डी फेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम GRE सीक्वेंसेस विद लॉन्ग TEs यूज़ करेंगे तो दे विल बी लाइक T2 वेटेड इमेज, ठीक है। इसमें हमने जो है वो अगर हम कंपैरिजन करें फ्लेयर का और GRE का, ठीक है, तो हेमरेज इन द राइट पैराइटल लोब, ठीक है। ग्रेडियंट रिकॉल्ड एको में फ्लेयर में हमने जो है वो हमने स्पिन इको या हमने आरएफ पल्स को यूज़ किया था। इन्वेरिएंट रिकवरी सीक्वेंसेस थे हमारे पास, लेकिन GRE में हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट सीक्वेंसेस है। हमने फ्लेयर में फ्लूइड के सिग्नल को नल कर दिया था, ठीक है। फ्लेयर में इतनी ज़्यादा क्लियर हेमरेज की जो है वो आपको पिक्चर नज़र नहीं आ रही जितनी कि GRE में नज़र आ रही है। ये जो हमारे पास पैराइटल लोब में आपको लियन नज़र आ रहा है, हेमरेज हुआ नज़र आ रहा है। यस मैम। तो हमारे पास जो अगर आप मेमोराइज करें, अपने माइंड में रिकॉल करें, तो हमारे पास T2 वेटेड इमेज में CSF की क्या अपीयरेंस थी मैम? ब्राइट अपीयर होता था। ब्राइट थी मैम। ब्राइट अपीयर थी। तो यहाँ पे हमने जो बात की कि GRE सीक्वेंसेस विद लॉन्ग TEs आर T2 वेटेड, तो ये हमारे पास क्या है, उनकी अपीयरेंस जो उनकी सेम अपीयरेंस आ रही है T2 वेटेड इमेज की, लेकिन हमारे पास लॉन्ग TEs की वजह से क्या हुआ कि फ्लूइड का सिग्नल नल नहीं हुआ, तो हमारे पास हेमरेज ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। यस मैम। हमने बात की कि हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं। मैं इसका जो है वो साइज थोड़ा स्मॉल कर देती हूँ, ठीक है, मोर स्मॉल। हमने जो लियंस की एज को डिफाइन करना होता है बेसिकली, हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में और अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट में हमने कहा कि हम हाइपर एक्यूट को सब एक्यूट से जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन जो लियंस हमारे पास T1 वेटेड पे, T2 वेटेड पे या T2 GRE पे अपीयर हो रहे हैं, हमारे पास हाइपर एक्यूट T1 जो है वो क्लियर उसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही। इन हाइपर एक्यूट स्टेट T1 हमें कोई लियन नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इंटरनल कैप्सूल के साथ और बेसल गैंग्लिया के साथ लिनियन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। T2 वेटेड इमेज में जो है वो ज़्यादा हमारे पास ब्राइट अपीयर हो रहा है, ठीक है। CSF इसके साथ ब्राइट अपीयर हो रहा है। ये हमारे पास हाइपर एक्यूट स्टेट चल रही है। हम इसी का अगर हम कंपैरिजन करें T2 GRE के साथ, उसमें भी हमारे पास इसका हाई सिग्नल इंटेंसिटी होगी। अगर हम एक्यूट की तरफ चले जाएं तो T1 वेटेड इमेज में एक्यूट की भी हमें फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं हो रही,
अब जो भी हमारे पास हेमरेज या लीजन होता है तो आपको पता है कि वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, सिर्फ इन केस ऑफ एमआरआई नहीं चेंज करता। जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड में जब जो है वो पहले दिन का जो ब्लड है वो ब्लैक अपीयर होता है, दूसरे दिन का थोड़ा सा ब्लैक अपीयर होता है, तीसरे दिन का जो है वो हमारे पास ब्राइट हाइपर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है या हाइपो नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्योजेनिक हो जाता है। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड में कि कैसे जो है वो हमारे पास जो हेमरेज हैं या हेमाटोमास बनते हैं वो कैसे अपनी इक्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। हम ये कहते हैं अल्ट्रासाउंड में हम इक्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ का नाम यूज़ करते हैं और एमआरआई में हम हाइपर इंटेंसिटीज़ का नाम यूज़ करते हैं, इंटेंसिटीज़ का नाम यूज़ करते हैं। याद है? जी मैम। तो इसमें हमारे पास एक्यूट स्टेट में जब वो चला जाता है तो भी हमें उसकी कोई क्लियर जो है वो नज़र नहीं आती। T2 में उसकी जो सिग्नल है वो लो हो जाएगा, ठीक है। T2 में उसका जो है वो लो सिग्नल होगा तो डार्क अपीयरेंस होगी। इसी तरह से GRE में हेमरेज का जो एक्यूट स्टेट है वो भी लो सिग्नल होगा। अर्ली सब एक्यूट की अगर बात की जाए तो अर्ली सब एक्यूट स्टेज में जाके अर्ली सब एक्यूट स्टार्ट होगा फ्रॉम 5th to 6th डे ऑफ द हेमरेज और लीजन, क्योंकि 7 के बाद जो है वो एक्यूट स्टार्ट हो जाता है या अर्ली एक्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हमारे पास जो है उसकी हाई सिग्नल इंटेंसिटी होगी। T2 में हमारे पास जो है वो उसकी ब्राइट इंटेंसिटी होगी और हमारे पास GRE में उसकी डार्क सिग्नल या आइसो इंटेंस हमें नज़र आ रहा होगा। और लेट सब एक्यूट में हमारे पास जो है वो उसकी क्लियर पिक्चर आती है। T2 वेटेड में हमारे पास जो है उसकी ब्राइट अपीयरेंस है और इसी तरह से GRE में उसकी जो है वो लेट सब एक्यूट में GRE पे उसकी कोई जो है उसकी क्लियर हमें डेमोन्स्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही। तो आप जो है वो इनको कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि लेट सब एक्यूट में अगर GRE पे हमें उसकी क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही तो हमें हाइपर एक्यूट पे T1 में नज़र नहीं आ रही थी, एक्यूट में T1 पे नज़र नहीं आ रही थी। बात समझ आइए? आप इनको अपोजिट करके कंपेयर करके याद कर सकते हैं। समझ आ गई? आगे चले। जी मैम। क्लिनिकल यूज़ हेमरेज एंड कैल्सिफिकेशन, ठीक है। हम जब भी किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपने उसके क्लिनिकल यूज़ साथ लाजमी याद करने, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि अगर मैं कल को पूछूं आपसे क्विज़ में, अगर मैं कल कोई क्वेश्चन करूं, वैसे मैं करूंगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आपके जो फर्स्ट 6 लेक्चर्स में मैक्सिमम इंक्लूडेड नहीं है सीक्वेंसेस, लेकिन फॉर फ्यूचर बता रही हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम फ्लेयर इमेजिंग अगर कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम क्यों फ्लेयर इमेजिंग करेंगे। अगर हम स्टर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हम क्यों स्टर करेंगे। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या ADC क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से GRE का पता होना चाहिए कि किस केस में हम जो है वो मेन आपने 2 to 3 जो है वो डिजीज़ याद रखनी है। मैं नहीं कहती क्या जो है वो 10 की 10 याद रखें, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 तो आनी चाहिए ना पर सीक्वेंस। इसमें जो बेसिक कंपैरिजन है, डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास स्लाइसेस होते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जब हम CT स्कैन की इमेजिंग करते थे तो हम बेस ऑफ स्कल फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर स्टार्ट करते थे। हम पॉन्स के लेवल पे सीक्वेंस लेते थे, हम मेडला ऑब्लंगेटा के लेवल पे सीक्वेंस लेते थे। याद है आप लोगों को? यस मैम। एक बार मैं सिर्फ आप लोगों को सीक्वेंस दिखा दूं। आप लोगों को ड्राइव शो हो रही है ना? जी मैम यस हो मैम। रही है। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए जो है ये CT ब्रेन ओपन करती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास जो है इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमारे पास स्लाइस सिलेक्शन हुई हुई है, इसी तरह से हमने स्लाइस सिलेक्शन करनी होती है MRI में। इन स्लाइसेस को हम ये ऑप्टिमल भी होते हैं, इन मशीन भी होते हैं और हम इनको खुद भी जो है इनका लेवल चेंज कर सकते हैं, इनकी थिकनेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक सीक्वेंस करते थे, जब हम लोग प्रैक्टिस में थे, तो जब हम एक सीक्वेंस हमारा कंप्लीट
हो जाता था। सॉरी, 1 मिनट के लिए आप वेट करें। तो समटाइम्स ये जो सीक्वेंस है ये उससे ख़राब भी हो जाता था, तो हमने साथ साथ इस सीक्वेंस को भी चेक करना होता है कि वन सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद जो है वो स्लाइस की थिकनेस तो चेंज नहीं हुई, या ये लाइंस जो हमारे पास नज़र आ रही हैं ये तो ख़राब नहीं हुई। तो ये बेसिकली जब हम ब्रेन एमआरआई पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस तरह से जैसे हम इस इमेज की तरफ आप दोबारा से जाते हैं, तो ये डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो इमेजिंग दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारे पास सेरिब्रम के लेवल पे इमेजिंग दिखाई गई है, वेंट्रिकल लेवल पे जो है वो हमारे पास इमेजिंग दिखाई गई है। इसी तरह से हमारे पास ये जो है वो T2 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज जो हमारे पास जो है वो उसमें दिखाया गया है एट द लेवल ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो इसमें बेसिकली गायराए और साल्काए को डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है। ठीक है, इसी का अगर हम कंपैरिजन करें T2 का GRE के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं है इन केस ऑफ T2 वेटेड इमेज विद GRE इमेज सीक्वेंसिंग। जैसे हमारे पास जो है वो फ्लूइड अपीयर हो रहा है ब्राइट हाई इंटेंसिटी के साथ, इसी तरह से हमारे पास GRE में भी जो है वो ब्राइट अपीयर हो रहा है, और जो हमारे पास ग्रे मैटर है या हमारे पास वाइट मैटर है उनके भी सेम सिग्नल इंटेंसिटीज के साथ जो है वो अपीयर हो रहे हैं ऑन T2 वेटेड इमेज एंड GRE। समझ आ गई है? जी मैम। एक्सियल T1 इमेज, T2, ठीक है, एंड GRE images show corresponding T1 hyper intense and GRE hypo intense and foci with associated T2 hyper intensity। ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास T1 हमारे पास जो एक्सियल T1 इमेज है यहाँ पे हमारे पास हाइपर इंटेंसिटी जो है वो शो हो रही है। इसी तरह से इसका अगर हम कंपैरिजन करें GRE के साथ, तो ये जो है वो हाइपर इंटेंसिटी सेम। ठीक है, अब अगर हम बात करें MR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो MR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले नाम सुना है? क्या होती है MR स्पेक्ट्रोस्कोपी? नो मैम। कोई आइडिया है किसी को? किसी ने? मासूमा, आपने ट्रेनिंग की हुई MRI में, MR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है कभी? मासूमा एब्सेंट हो गई है क्लास से। मैम उसके इंटरनेट का इशू है, वो कह रही है कि वाईफाई नहीं चल रहा, तो मैं आपको बता दूं। तो किसी और बच्चे ने MR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया हो? ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं MR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक जनरली बता दूं कि इसमें हमने जो देखना ये होता है, MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास एक एडवांस्ड लेवल सीक्वेंस है जिसमें हमने MR इमेजेस को भी साथ साथ लेना है, लेकिन हमारे पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है, इस तरह से ग्राफ्स बने हुए भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उन ग्राफ्स का क्या मकसद होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, जैसे हमारे पास एक ग्रे स्केल इमेज तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ स्पेक्ट्रल डॉपलर के ग्राफ्स शो हो रहे होते हैं, कलर डॉपलर शो हो रहा होता है, पावर डॉपलर विद एडिशनल शो हो रहा होता है। याद है डॉपलर की भी सेम लाइक इसी तरह की इमेजिंग होती है। जी ठीक है, मैम। यस तो वो मैम। ये बेसिकली उसी का हमें जस्ट लाइक एक कंपैरिजन है। ठीक है, उसमें हमारे पास ST रेशो होती है, उसमें हमारे पास PI होता है, RI होता है, रेजिस्टिव इंडेक्स होता है, पल्सैलिटी इंडेक्स होता है। तो इसमें हमारे पास TE, TR और ET होता है। ठीक है, किसी को याद है क्यों कर रहे होते हैं हम स्पेक्ट्रल डॉपलर क्यों कर रहे होते हैं? याद है मैम किसी किसी को? रीजन में ब्लड फ्लो चेक करने के लिए, अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई एबनॉर्मेलिटी और जिसकी उसकी वजह से ब्लड फ्रीक्वेंसी और इंटरप्ट हुआ इंटेंसिटी हो। को चेक करने के लिए। ठीक है, Yes, तो ma'am. MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो एडवांसमेंट्स हैं वो क्या है? MR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मींस ऑफ नॉन इन्वेसिव फिजियोलॉजिकल इमेजिंग ऑफ द ब्रेन दैट मेजर्स रिलेटिव लेवल्स ऑफ वेरियस टिश्यू मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये नॉन इन्वेसिव एक टेक्निक है, फिजियोलॉजिकल इमेजिंग होती है ब्रेन की। फिजियोलॉजिकल इमेजिंग का क्या मतलब हुआ कि जो ब्रेन की इनसाइड टिश्यूज़ हैं उनके मेटाबोलाइट्स में
लेवल्स चेक करना है। अब मेटाबोलाइट्स में हम किस चीज़ का लेवल चेक करेंगे? मेटाबोलाइट्स में जैसे एसिटाइल है, कोलिन है, डिफरेंट हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं ना इनसाइड द टिश्यूज़। हमारे पास जो है वो जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो कोई ना कोई चीज़ ही जो है वो मेटाबोलाइज करके तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो उनका हमने लेवल चेक करना है। इसको फिजियोलॉजिकल इमेजिंग भी कहते हैं, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ब्रेन की फिजियोलॉजिकल इमेजिंग वाया नॉन इन्वेसिव वे, कि हम उसमें कोई इन्वेसिवली कोई चीज़ जो है वो इंस्टॉल नहीं कर रहे या इंसर्ट नहीं कर रहे। Pulsar and Bloch first detected NMR signals from magnetic dipoles of nuclei when placed in an external magnetic field. तो ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिटेक्ट किया NMR सिग्नल्स को मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ न्यूक्लियाई जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। इनिशियली इन विवो ब्रेन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज वर डन इन द अर्ली 1980s में जो है वो ये टेक्निक यूज़ की गई। टुडे MR spectroscopy, in particular 1H MRS, has become a valuable physiological imaging tool with wide clinical applicability. तो हमारे पास जितने भी MR के इस तरह के केसेस आते थे, हम लोग उसके साथ MR स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी करते थे ब्रेन ट्यूमर्स के साथ जो मोस्टली पेशेंट्स होते थे। तो हर एक पेशेंट की ही ब्रेन ट्यूमर का जो सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर था हम उसके साथ में पहले ही MR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर देते थे विदाउट इंडिकेशंस के जो है करनी है या नहीं करनी, तो हम उसके साथ एडिशनल कर देते थे। प्रिंसिपल्स क्या है? द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय एनी सब्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स एटॉमिक कंपोजिशन। जो रेडिएशन प्रोड्यूस्ड हो रही हैं किसी भी सब्सटेंस से वो डिपेंड करती हैं उसकी एटॉमिक कंपोजिशन पे। जैसे हमारे पास एक एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो डिपेंड कर रही होती है, रेडिएशन प्रोडक्शन उन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय ऑब्जर्विंग द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमर्जिंग फ्रॉम और थ्रू इट। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इस चीज़ की डिटर्मिनेशन करती है, केमिकल कंपोजिशन की डिटर्मिनेशन करती है, ठीक है, जो इस से जो है इमर्ज हो रही हैं। NMR is based on the principle that some nuclei have associated magnetic spin properties that allow them to behave like the magnet. तो अगर आप पहला लेक्चर याद करें तो हमने उसमें हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं था, उसमें हमारे पास डिफरेंट और भी ऑड नंबर के जो है वो एटम्स थे जो स्पिन कर रहे थे लाइक स्मॉल मैग्नेट। याद है आपको? पहला लेक्चर याद है? जी मैम। इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑड नंबर के साथ जो एटम्स थे वो भी स्पिन कर रहे थे। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विद दैट फील्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो वो जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल पे। दीज एनर्जी स्टेट्स क्रॉसपोंड टू द प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स। ये एनर्जी स्टेट्स क्रॉसपोंड करती हैं प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स के साथ, आइदर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ लो एनर्जी स्पिन स्टेट और अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हाई एनर्जी स्टेट। If energy is applied to the system in the form of radio frequency pulse that exactly match the energy between both states, a condition of resonance occurs. तो जब RF pulse को अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या है कि जो स्टेट्स हैं हाई एनर्जी और लो एनर्जी स्टेट्स में हमारे पास रेजोनेंस होकर होती है। केमिकल एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर सच एज हाइड्रोजन, फास्फोरस रेजोनेट एट डिफरेंट लार्मर फ्रिक्वेंसीज। तो जैसे हमने पढ़ा था हमारे पास फास्फोरस की डिफरेंट जो है वो स्पिनिंग थी, उसकी एनर्जी डिफरेंट थी, हाइड्रोजन की डिफरेंट थी, तो वो अपनी ही एट डिफरेंट लार्मर फ्रिक्वेंसीज पे रेजोनेट करेंगे। स्मॉल चेंज इन द लोकल मैग्नेटिक फील्ड the nucleus of the atom resonate at a shifted Larmor frequency radio frequency pulse। तो जब हम स्मॉल चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो जो रेजोनेंस है उनकी वो शिफ्ट करवा देती है RF पल्स को। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो इस फिनोमिना को, इस शिफ्टिंग को, जैसे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल टू ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन हो रही थी, तो जो हमारे पास उनकी जो स्टेट चेंज हो रही है या जो रेजोनेंस चेंज हो रही है उसको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब हमने केमिकल शिफ्ट की बात इसलिए की क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं, फास्फोरस है, कोलिन है, क्रेटिनिन है, एन एसिटाइल जो है, अस्पर्टेट है, तो हमने ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर, ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर उनका लेवल चेक करना है, उनकी रेजोनेंस चेक करनी है, उनकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है।
जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड में हम एक गेट अप्लाई कर देते थे, जिस एरिया का हमने ब्लड फ्लो चेक करना होता था उसको यूं एक सर्कल के इनसाइड ले आते थे ना, इसको गेट कहते हैं, याद है? यस मैम। यस मैम। तो उस इनसाइड गेट के इनसाइड हमने क्या करना है, उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करना होता था। तो इसमें हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता था वो एक वेव लाइक सीक्वेंस में हमारे पास अपीयर हो रहा होता था। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमने जिस एरिया में ट्यूमर है या जिस एरिया में हमें सस्पिशन है कि इस एरिया के हमने केमिकल शिफ्ट को चेक करना है, तो उस एरिया पे हम गेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली स्केल होता है। तो इसी तरह से हमारे पास डॉपलर में भी स्केल अपीयर हो रहा होता था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्केल अपीयर हो रहा होता था। तो इसी तरह से ये स्केल भी अपीयर हो रहा है और हमने उस एरिया की क्या करनी है, हमने उस एरिया की केमिकल शिफ्ट को, हमने उस एरिया की केमिकल कंपोजिशन को चेक करना है कि जो है अगर हमारे पास सोडियम एसिटाइल एस्पार्टेट है, कोलिन है या क्रेटिनिन है, तो जिसका भी लेवल हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो वो लेवल अपना चेंज करेगी केमिकल शिफ्ट में। तो हमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगी कि इस एरिया में कौन से मेटाबोलाइट्स जो है वो मैक्सिमम है। बात आ गई है समझ में? जी मैम। जी मैम। ठीक है। हमने वॉक्सल में अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर एरिया में हमने जो है वो गेट को अप्लाई किया और हमारे पास जो है इस तरह से एक वेव लाइक जो है वो सीक्वेंस आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जिस एरिया को जितना हम सेलेक्ट करेंगे उस एरिया की हमारे पास क्या हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट इन अ वेव फॉर्म लाइक पैटर्न में हमारे पास जो है वो अपीयर हो रही होती है। तो उसमें हमने सिलेक्शन की होती है कि अगर जो है वो कोलिन का लेवल हाई होगा तो उसकी जो है वो वेव फॉर्म हायर होगी। जैसे हमारे पास एन एसिटाइल एस्पार्टेट है या फास्फोरस है तो हमने उसको डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो डिफरेंट उसकी सिलेक्शन की होती है। तो हमें बताता है ये वेव फॉर्म्स बताती हैं कि उस एरिया में किस मेटाबोलाइट की ज़्यादा सेचुरेशन है, ठीक है। मल्टीवॉक्सल एमआरएस, तो हम ये नहीं होता कि हम जो है वो किसी एक लेवल पे ही एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते, तो हम डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रेन पे जो है वो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते। हम ये भी हो सकता है कि हम एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन करें, हम एट द वेंट्रिकुलर लेवल के ब्रेन उस पर करें, हम बेसल गैंग्लिया के लेवल पे करें। तो हमने जितने भी लेवल्स पे इमेजिंग करनी है तो डिफरेंट लेवल्स पे हम डिफरेंट जब हम पल्स सीक्वेंसेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनकी जो है वो कंसंट्रेशन शो हो जाएगी जस्ट लाइक अ वेव फॉर्म पैटर्न। आ गई ये बात समझ में? जी मैम। ठीक है। इसमें बताया क्या है कि हमारे पास जो पीपीएम बेसिकली यूनिट होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है लिपिड्स, लैक्टेट, एलानिन एंड एसीटेट, ठीक है। उसमें हमारे पास हमने देखनी होती है, यहाँ पे हमारे पास साइड पे ग्राफ्स में उनकी वैल्यूज शो हो रही होती हैं। ये लिपिड्स की वैल्यूज है, सॉरी ये लिपिड की है, लैक्टेट की लोकेशन पीपीएम, एलानिन और जो है वो एसीटेट। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये वेव फॉर्म बता रही होती है कि वो कौन से लेवल पे फॉल हो रही है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ये नॉर्मल फंक्शंस बताए गए हैं कि लिपिड का क्या फंक्शन है, लैक्टेट का क्या है, एलानिन एंड एसीटेट। इसी तरह से लिपिड की वेव फॉर्म कब इंक्रीज होगी, जब हाइपोक्सिया होगा, ट्रॉमा होगा, हाई ग्रेड नियोप्लेसिया होगा। लैक्टेट की हाइपोक्सिया, स्ट्रोक, नेक्रोसिस, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, नियोप्लेसिया एंड सीयर्स। एलानिन मेनिंजियोमा, एसीटेट एब्सेस एंड नियोप्लेसिया। Clinical applications of MR spectroscopy. Class A, MRS applications useful in individual patients. MRS of brain masses. Distinguish neoplastic from non-neoplastic lesions or masses. Primary from metastatic masses. Tumor recurrence via radiation necrosis. Prognostication of the disease. Mark region for stereotactic biopsy. Monitoring response to treatment and research too. तो ये हमारे पास क्लास 1 है। MRS of inborn errors of metabolism include the leukodystrophies, mitochondrial disorders and enzyme defects that cause an absence or accumulation of the metabolites। और अगर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हो रहे हैं मेटाबोलाइट्स या एब्सेंस हो रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो है वो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आ जाते हैं।
क्लास बी इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, रिलेटेड ब्रेन इंजरीज, इस्कीमिक स्ट्रोक, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया एंड इनकेफेलोपैथी, एपिलेप्सी। क्लास सी जो एप्लीकेशंस हैं यूजफुल प्राइमरी इन ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स, HIV डिजीज एंड द ब्रेन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, अमायोट्रॉफिक लेटरल सिलरोसिस, मल्टीपल सिलरोसिस, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो ये 3 क्लासेस में जो है वो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस है। Magnetization transfer is another sequence of MRI. Magnetization transfer is a recently developed MR technique that alters contrast of tissues on the basis of macromolecular environments. हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफ़र जो रिसेंटली डेवलप्ड MR टेक्निक है, ठीक है, जो टिश्यू के कंट्रास्ट को अल्टर करता है ऑन मैक्रोमोलिकुलर इन्वायरमेंट लेवल पे। Magnetization transfer is most useful in two basic area, improving image contrast and tissue characterization. तो ये इमेज कंट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, टिश्यू करेक्टराइजेशन को इम्प्रूव करता है। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर is acceptable as an additional way to generate unique contrast in MRI that can be used to over advantage in a variety of clinical applications. Axial proton density gradient echo images without A and B magnetization transfer preparation at the same window settings show prominent magnetization transfer saturations of the brain parenchyma. Most notable the white matter without noticeable influence on CSF. तो अगर हम दोनों कंपैरिजन को, ये हमारे पास सिंपल जो है वो प्रोटॉन डेंसिटी ग्रेडियंट इको इमेज है और ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर के साथ मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के साथ इमेज है। तो अगर हम दोनों कंपैरिजन को करें तो इस इमेज का हमारे पास बेटर कंट्रास्ट है एज कम्पेयर टू इमेज ए, बी का ज़्यादा बेटर कंट्रास्ट है। अगर आप इसको बाद में कंपेयर करके भी देखें तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है? यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल इन द वैरायटी ऑफ CNS इन्फेक्शन इन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, CNS ट्यूबरकुलोसिस जो पल्मोनरी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी भी होती है, स्पाइन में भी होती है, एब्डोमेन में भी होती है, CNS ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस एंड ब्रेन एब्सेस। Tuberculoma, pre-contrast T1 weighted image magnetization transfer imaging helps to better assess the disease load in CNS tuberculosis by improving the detectability of the lesions with more number of tuberculoma detected on pre-contrast magnetization transfer images compared to routine spin echo images. It may also possible to differentiate T2 hypointense tuberculoma from T2 hypointense cisterous granuloma with the use of a magnetization transfer sequence as cisterous granuloma with significantly higher magnetization transfer ratio compared to tuberculomas. तो अगर हम इन को कंपेयर करें, ये हमारे पास T1 वेटेड इमेज है, T2 वेटेड इमेज है और ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर के साथ अगर इमेज है तो इसका मच बेटर कंट्रास्ट है एज कम्पेयर टू T1 एंड T2। जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो हमारे पास जो है वो ट्यूबरकुलोमास जो है वो अपीयर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर। This was all about the MR spectroscopy, apparent diffusion coefficient and magnetization transfer. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो you can ask me. मैम ये जो MR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, वो किस बेस पर बनाई हुई हैं? MR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हमने क्लासेस बनाई हुई हैं वो हमने बनाई हैं, अगर आप क्लास A, क्लास B और क्लास C में देखें तो हमने ये क्लासेस जो हमारे पास सस्पिशंस होगी, जो हमारे पास सस्पेक्टेड जो जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, जिस सस्पिशन के बेस पे हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिजीज़ की डिफ्रेंशिएशन है। जैसे हमारे पास हमने डिफ्रेंशिएशन की T1, T2, प्रोटॉन डेंसिटी, फ्लेयर, स्टर, अपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट और हमारे पास डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो वही हमारे पास जो है वो क्लास सी, क्लास बी और क्लास ए जो है वो डिफरेंट क्लासेस बनाई गई ताकि हम उसमें किस क्लास में हम जो है वो देख सकते हैं, किस पेशेंट को देख सकते हैं, किस डिजीज़ के साथ उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो तीनों की जो अंडर सब उनकी कैटेगरी है वो चेंज है, ठीक हो गया जी मैम। और ये जो आप कह रही है ना कि हम किस बेस पे करेंगे,
तो इसमें हमने डिफरेंट वेव फॉर्म्स को जो है वो सिलेक्ट किया होता है। बिल्ट इन होती है हमारे पास एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है एमआरआई मशीन के अंदर। उसमें जब हमने जो है हमारे पास सस्पिशन है, अगर ब्रेन मैसेज की सस्पिशन है, मेटास्टैटिक मैसेज की सस्पिशन है, तो हम क्लास ए सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली वेव फॉर्म सिलेक्ट हो। ठीक है, मैं इसीलिए इस डिटेल में नहीं गई कि हमारे पास क्लास ए में कैसी वेव फॉर्म होती है, क्लास बी में कैसी वेव फॉर्म है, क्लास सी में कैसी वेव फॉर्म है। ये मैं तो उस डिटेल में नहीं गई इस वजह से कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और हमारे पास हमारे एग्जाम में भी ये चीज़ें आई थी कि जो है वो कब कौन सी डिजीज़ में जो है वो कोलिन का लेवल हाई होगा, कौन सी डिजीज़ में फास्फोरस का लेवल हाई होगा, कौन सी डिजीज़ में जो है वो किस मेटाबोलाइट का लेवल हाई होगा। तो मैं उस डिटेल में नहीं गई, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि हमारे पास ये मेटाबोलाइट्स हैं, ये अपना लेवल चेंज करते हैं, ये अपनी पीक चेंज करते हैं, और ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं। जब भी हमने जो है जो जिस भी चीज़ की हमारे पास सस्पिशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी सिलेक्शन करनी है, हमने उसकी क्लासेस की सिलेक्शन करनी है, क्लास ए बी एंड सी। ठीक हो गया? ओके मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा ज़रवा, वेरी गुड। जिन लोगों को मैंने टास्क दिया हुआ था और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब चूंकि लेक्चर एंड होने वाला है, उनके क्लास पार्टिसिपेशन में 0 मार्किंग है, उनको बता दीजिएगा। ठीक है, और वही टास्क जो है वो मैं असाइन कर रही हूँ कशफ जाहिद को और ज़रवा अजीम को। याद है बेटा आप लोगों को टास्क मैंने क्या टास्क दिए थे? मैम हेमरेज की टाइप्स थी एक, हाँ वो जी, मैं कर ली। और दूसरा क्या था? बिस्मा को मैंने टास्क दिया था कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो स्ट्रोक है वो बेसिकली उसकी क्या एज है, वो कौन सी सीक्वेंस पे, कौन सी मोडालिटी पे हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, उसने उसको प्रेजेंट करना था। ठीक है, कशफ जाहिद आपको ये टास्क है। मैम ओके मैम। हेमरेज की टाइप्स इस बेस पे नहीं होती कि ड्यूरा मैटर, एरेथनॉइड मैटर और बेटा ये हायर मैटर आपने से नेक्स्ट जो। आपने पूरा प्रिपेयर करके आना है। चाहे तो आप उसके स्लाइड्स भी बना सकती हैं, चाहे तो आप जो है वो वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, मैम वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि क्विजेस हो रहे हैं तो स्लाइड्स बनाने का टाइम नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैंने आपसे यही कहा है, मैंने कोई इसमें मैंडेटरी चीज़ तो की नहीं। ठीक है, आज का लेक्चर समझ आ गया? जी मैम। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे पास जो है वो आपको ड्राइव पे शो हो रहा है ना ब्रेन सिटी, जी मैम शो हो रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है जस्ट फॉर मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रेन एमआरआई पढ़ना है, जो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग सीक्वेंसेस या रिमेनिंग फिजिक्स है वो हम रीजनल एमआरआई के बाद पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा दूं, इसमें से गो थ्रू इसलिए करवा रही हूँ कि जैसे हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट लेवल पे स्लाइस सिलेक्शन हम करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास डिफरेंट, आप लोगों को याद होगा, डिफरेंट विंडोज़ होती हैं। हमने किसी विंडो पे जो है वो बोन को ज़्यादा अच्छा देखना होता है, किसी विंडो पे हमने ब्रेन के जो ग्रे मैटर, वाइट मैटर और बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा देखना होता है। ठीक है, तो उनकी डिफरेंट लेवल पे हम जो है वो करते हैं, स्लाइस की सिलेक्शन करते हैं। ये डिफरेंट लेवल पे जो है वो ब्रेन टिश्यूज़ के लिए स्लाइस सिलेक्शन की गई है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ये एक्सियल व्यू है और ये हमारे पास सेजिटल व्यू है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इस तरह से हमारी जो स्लाइस सिलेक्शन है सेम लाइक एमआरआई भी इसी तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी मैंने बच्चों को बताई थी कि आप फ्रंटल में और पैराइटल में कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फ्रंटल लोब है और ये पैराइटल लोब है। ठीक है, तो ये उसकी बेसिकली लोब्स की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, लोब्स की डिफ्रेंशिएशन है और किस लेवल पे हमारे पास जो है ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हम बेस ऑफ ब्रेन की तरफ चले गए थे। ठीक है, कि बेस ऑफ ब्रेन में हमने कौन से स्ट्रक्चर्स को मेनली देखना है और वो किस लेवल पे उसकी स्लाइस सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से साइनसेस अपीयर हो रहे होते हैं, कौन कौन से हमारे पास जो है वो आई बाल शो हो रही है, फेशियल बोन्स कौन सी शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये था।
इसमें हमने सुचर्स को कैसे देखना है बॉन्ड विंडो पे, हमने फ्रैक्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हमारे पास जो साइनसिस होते हैं या मस्टाइडियर सेल्स है या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो हमारे पास किस लेवल पे शो हो रही है। तो आप लोगों ने जो है ये फोरामिनास, डिफरेंट फोरामिनास होते हैं, ठीक है, जिनसे कैनाल्स पास थ्रू करती है। ये डिफरेंट फोरामिनास की भी मैंने उनको जो है एक ओवरव्यू दिया था, तो आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ के आनी है ताकि आप लोगों का जो है वो ब्रेन एमआरआई में मुझे दोबारा से आप लोगों को एनाटॉमी ना पढ़ानी पड़े। बात आ गई है समझ में? मैम जी मैम हिना का मैसेज आया है, वो कह रही है कि उसका माइक वर्क नहीं कर रहा, तो वो नेक्स्ट क्लास में खुद बेटा, ही अपना मैंने टास्क जब भी बता देगी। बेटा बेटा छोड़ दें, ठीक है, जब एक बच्चे को टास्क असाइन होता है इट मीन्स कि उसने वो परफॉर्म करना है, चाहे वो कैसे भी करना है, ठीक है। टीचर जो टीचर आपको टास्क असाइन कर रहा होता है, दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। तो हिना को आप ये भी बता दें कि हिना से जब भी मैंने कभी भी कोई भी क्वेश्चन क्लास में भी किया, उनका कभी भी माइक काम नहीं कर रहा होता, बट इट डजेंट मीन कि हमेशा ही उनकी एक एक्सक्यूज़ को माना जाए, ठीक है। हिना अगर अभी क्लास में है तो आप सुन लें, ठीक है। एक टास्क आपका जो है मेरे पास शो हो रहा है, अगर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा हो, यहाँ पे आपका माइक म्यूट है और आपकी वीडियो भी म्यूट है, ठीक है। तो अगर माइक काम नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा होता है कि बच्चे का माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वो लेम एक्सक्यूजेज ना दिया करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों ने ब्रेन की जो है वो एनाटॉमी पढ़ के आनी है, और ये भी आपने देखना है कि हमारे पास कौन से लेवल पे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें शो हो रही होती है, ताकि हमें अगेन जो है वो उस तरफ ना जाना पड़े, ठीक है क्लास। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। मैम मैम अटेंडेंस नहीं लेनी आपने? जी अटेंडेंस? बेटा अटेंडेंस तो जूम रिकॉर्ड से ले लेती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मैम मैम। मैंने ओके मैम। आपसे क्वेश्चन पूछा था। जी बेटा, बेटा मैं आपको जूम लिंक शेयर कर रही हूँ राजिया, ठीक है। क्लास के बाद का जूम लिंक शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। ओके मैम। मैम ओके जी मैम मैं थ्रू आउट मीटिंग में थी, अभी मेरी लाइट चली गई थी तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा, तो आपको आपके पास बिस्मा आसिफ को टास्क असाइन नहीं था, बिस्मा लतीफ़ को था, ठीक है। नो मैम, वो मैम मैं थी मीटिंग में, मैं आपको बता रही हूँ कि अटेंडेंस काइंडली लगा दीजिएगा, बिकॉज अभी मेरी लाइट आई, मैं दोबारा ज्वाइन किया बेटा इसको। मैं इसका कोई इशू नहीं है, ओके अटेंडेंस की कोई भी बात नहीं, ठीक है। थैंक ठीक है यू मैम। क्लास, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा।